हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें पढ़ने वाले हैं जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा तैयार किया गया है। तो दोस्तों, इससे पहले हम 1 से लेकर 80 तक प्रश्न पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो में करा चुका हूं। अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्ले लिस्ट में जाकर आप जीके 1000 खोलेंगे, आपको यहाँ से वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर इसका PDF चाहते हैं टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कीजिए, नहीं तो उस उत्कर्ष क्लासेस को व्हाट्सएप डाउनलोड करके आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का व्याख्या यहाँ से है। दोहरे गुंबद का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में हुआ था। इसका निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने शुरू करवाया। मुगल काल में सर्वप्रथम चारबाग पद्धति का प्रयोग हुमायूं के मकबरे में किया गया। ये प्रश्न बहुत भी आए हैं, आपको पूछ लिया जाएगा। चारबाग पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किस में किया गया? तो हुमायूं के मकबरे में किया गया। ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है इसे। देखिए दोस्तों, आगे इसी में जो हमारा 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक के शासनकाल में। इस प्रश्न का व्याख्या यहाँ समझिए। फिरोज तुगलक ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता ब्राह्मणों के साथ विशेष प्रावधान नहीं के तहत ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, क्योंकि जब मुसलमानों से जाकात धार्मिक कर वसूला जाता था तो ब्राह्मणों से क्यों नहीं की नीति का पालन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में पेटीकोट सरकार या पर्दा सरकार का काल था? दोस्तों, आपको बता दें, जब अकबर जो राजा बनता है, इस समय में ये छोटा ही था, तो इसलिए इसको 2.5 माह जो है ये पर्दा के बीच मतलब 2.5 माह शासन चलाता है। इसलिए इस समय के जो काल को है पर्दा सरकार या तो पेटीकोट कहा गया है। तो आपको अकबर के शासनकाल याद होना चाहिए। तो देखिए, 162 ईस्वी तक रहा। देखिए, यहाँ से आप इस प्रश्न का व्याख्या यहाँ समझिए। मुगल काल में पेटीकोट सरकार 1560 से 62 ईस्वी तक चली थी, क्योंकि अकबर जब छोटा था और बैरम खां के संरक्षण में मुगल शासन चल रहा था। इस समय अकबर की 2.5 माह माहम अनगा और जीजी अनगा ने पर्दे के पीछे शासन की बागडोर संभाल रखी थी, इसलिए इसे पेटीकोट शासन या पर्दा सरकार के भी नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 1560 से लेकर 62। इसी में जो हमारे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, हमारा पहला कथन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। दूसरा हमारा देखिए कारण है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर हो जाएगा, ये A और 2 दोनों सही है और B जो है एक सही स्पष्टीकरण है। मतलब ये जो है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों के नियंत्रित करता था। ये जो है एक सही व्याख्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा A। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक
269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर युद्ध करके कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। कलिंग वर्तमान ओडिशा के आसपास वाला क्षेत्र है। दक्षिण भारत को स्थलीय व बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार उत्तर जो है उसका हम आपको पहले बता दिए हैं। इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने का सिफारिश किसने की थी? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरुणडेल कमेटी ने। इस प्रश्न का व्याख्या देखिए यहाँ पे, बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का सिफारिश अरुणडेल कमेटी ने की थी। यह दोनों कार्य दिल्ली दरबार वर्ष जब 1911 के दौरान किए गए थे। आपको बता दें जब जॉर्ज पंचम जो है आए थे 1911 ईस्वी में, दिल्ली दरबार लगा था। इस समय में ही हमारी जो इंडिया की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तब से अभी तक है दिल्ली ही राजधानी है। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी। आपको दोस्तों बता दें महमूद गजनी जो है हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। इसकी व्याख्या देखिए यहाँ से, तारिक ए गुजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को हराने के बाद महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। महमूद गजनवी इस्लामिक इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। ये आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। आईने ए अकबरी का लेखक अबुल फजल है। अकबरनामा के तीसरे भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है। आपको बता दें आईने अकबरी के 5 भाग हैं। इसके 5वें भाग में अबुल फजल की आत्मकथा का वर्णन है। इसी में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्तावों को अस्वीकार करके व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के नेतृत्व में की। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे व दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इसी में देखिए आगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह में एकमात्र जवाहरलाल नेहरू को 4 माह की सजा हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी, जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इसी में देखिए आगे हमारे जो 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आप यहाँ से उसको मिलाते हैं। दास प्रथा का अंत जो है 1562 ईस्वी में किया गया था। वही तीर्थ यात्रा कर का अंत जो है 1563 ईस्वी में हुआ था। जजिया कर का अंत 1564 ईस्वी में और दीन ए इलाही की शुरुआत 1582 ईस्वी में किया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। इस प्रश्न का व्याख्या आप यहाँ समझिए। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा कर का अंत 1563 ईस्वी में, जजिया कर का अंत 1564 ईस्वी में हुआ था। वही दीन ए इलाही की शुरुआत जो है 1582 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों इसको आप याद रखें क्योंकि ये बहुत भी है। ये अलग अलग प्रश्न भी अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसी में जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सर थॉमस रो किस मुगल शासक के काल में ब्रिटेन के राजदूत
के रूप में भारत आया था। अगर दोस्तों यूरोपियन कंपनी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर यूरोपीय कंपनी के जो हिस्ट्री में लगा हुआ है ये वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर के काल में वो आया था। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। सर थॉमस रो इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था जो व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए 1615 ईस्वी में भारत आया। जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर के किले में जहांगीर से मिला। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब दिया था। इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय बंग भंग से संबंधित था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। वाइसराय लॉर्ड कर्जन के समय सांप्रदायिक के बीच होने के लिए बंग भंग बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लाया गया और यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर विभाजन दिवस को एकता के प्रतीक के रूप में राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। हालांकि ब्रिटिश सरकार के बंगाल के विभाजन को प्रशासनिक मजबूरी बताया था। इसके बाद 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ये प्रश्न बहुत भी है दोस्तों। इस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है पॉल आर्मस्ट्रॉन्ग थे, आप इसको याद रखिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्काउंट आर्मस्ट्रॉन्ग था। इसका कार्यकाल 1855 से लेकर 1858 ईस्वी तक था, जबकि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आपको पूछ लिया जाएगा 1857 के क्रांति के समय में ब्रिटिश का जो है भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन सा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ देखिए लॉर्ड वेलेस्ली। इसी में व्याख्या यहाँ समझिए। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। इसके अंतर्गत देशी राज्यों को स्वयं के खर्चों पर एक ब्रिटिश सेना एवं दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना था और उस राज्य की विदेश नीति ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाएगी तथा बदले में ब्रिटिश सरकार उस राज्य की सुरक्षा की गारंटी देते थे। इसी में जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 ईस्वी का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में देखिए यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। आपको दोस्तों बता दें, पूछ लिया जाएगा 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। इसी समय उसका अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जा रहा था और इसी में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकार किया गया था। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। दिसंबर 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्तर से एक सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिला है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझ लीजिए। सैंदव सभ्यता में धौलावीरा से सूचना पट्ट के साक्ष्य मिले हैं जो सैंदव लिपि की जानकारी देता है। हड़प्पा कालीन लिपि भावचित्रात्मक थी जिसमें संभवतः 400 अक्षर हैं। धौलावीरा का उत्खनन
1990 से 1991 ईस्वी में RS बिष्ट ने जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक चांदी का सिक्का प्रयोग में था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा टंका। देखिए यहाँ से इसकी व्याख्या, इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। और इसी में देखिए आगे, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका जो 175 ग्रेन एवं तांबे का जीतल भी प्रारंभ करवाया। इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस सत्याग्रह को आयोजित करने के उपलक्ष्य में वल्लभ भाई पटेल को सरदार को पदवी से विभूषित किया गया था? तो ये हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में हुआ था। देखिए इस प्रश्न का व्याख्या यहाँ समझिए, बारडोली सत्याग्रह जो है गुजरात के सूरत जिले में स्थित है, जो 1928 ईस्वी में वहाँ लगान न देने के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारडोली सत्याग्रह की सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा नील की खेती करने वालों पर। यह प्रश्न जो है बहुत बीबिया है, ये बीपीएससी में ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का व्याख्या आप यहाँ समझ लीजिए, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का एक परिणाम नील आंदोलन भी था। इसलिए दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति का वर्णन किया। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद जो है हम इससे आगे प्रश्न अगला वीडियो में हम करेंगे। तो आज के मैं देखिए अंतिम प्रश्न, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा फारसी। यहाँ से देखिए इस प्रश्न का जो व्याख्या, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी क्योंकि विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं की साहित्य भाषा फारसी थी। जैसे जैसे दिल्ली पर विदेशी शासकों का शासन स्थापित हुआ, वैसे वैसे फारसी भाषा के भी विकास होता गया। तो दोस्तों आज के मेरा ये अंतिम प्रश्न था। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।